गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम ट्यूटोरियल बाय अंकुश मेहता। जैसा कि आप सभी ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो सुना ही होगा, राइट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं, ना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं। क्लियर। टोटल आपके पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है आपके 12th के सिलेबस में, और वो कौन कौन सी हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। आज जो हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑस्मोसिस क्या होती है। क्लियर। और ऑस्मोसिस को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिफ्यूज़न क्या होती है। तो डिफ्यूज़न को समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी आपको दिखाने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे 2 बीकर ले रखे हैं। एक बीकर में मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया हुआ है। क्या? कॉन्सेंट्रेट कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, जिसका कलर क्या होता है? डीप ब्लू। क्लियर। एंड मैं इस बीकर में क्या करूँगा, देन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेने के बाद मैं इसमें अलोंग द साइड ऑफ द कंटेनर, अलोंग द वॉल ऑफ द कंटेनर, मैं स्लोली इसमें क्या ऐड करूँगा? वाटर ऐड करूँगा। क्लियर। हमने एक कंटेनर लेना है, मैं फिर से समझा देता हूँ। हमने एक कंटेनर, एक बीकर लेना है। क्लियर। उसमें कॉपर सल्फेट का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन डालना है। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अलोंग द साइड स्लोली हम लोग क्या ऐड करेंगे? इसमें कुछ सॉल्वेंट ऐड करेंगे, जैसे कि वाटर। क्लियर। हम लोग जैसे ही इसके अंदर स्लोली वाटर ऐड करेंगे, और वाटर इस तरीके से ऐड करना है कि हमारा जो नीचे वाला कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो जब आप सारा वाटर आपने जितना ऐड करना था, जब आप अलोंग द वॉल ऑफ द कंटेनर उस सॉल्वेंट को, वाटर को ऐड कर दोगे, तो आपको आपको इस बीकर में 2 फेस दिखेंगे। एक फेस किसका होगा? वाटर का, जैसे कि आपको ये ऊपर वाला फेस दिख रहा है। और एक फेस किसका होगा? आपका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का। क्लियर। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमने क्या करा, एक बीकर में कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया कॉपर सल्फेट का, और अलोंग द वॉल ऑफ द कंटेनर हमने वाटर ऐड किया। और इस तरीके से ऐड करना है कि नीचे वाला सॉल्यूशन आपका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, आपको बीकर के अंदर 2 फेस दिखेंगे, एक सॉल्वेंट का और एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का। क्लियर। तो स्टार्टिंग में आप देखोगे कि ये मिक्स्ड नहीं है, दोनों अलग अलग फेस में आपको क्लियरली दिख जाएंगे। फिर आप क्या करो, इसको कुछ दिनों के लिए आप इसको ऐसे ही छोड़ दो। जब आप आफ्टर फ्यू डेज़ इसको देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो ड्यूब ब्लू कलर है, जो सिर्फ पहले नीचे बॉटम में था, अब पूरे के पूरे बीकर के अंदर जो आपका सॉल्यूशन है वो किस में चेंज हो गया होगा? ब्लू कलर के सॉल्यूशन में। इनिशियली क्या था कि जो ब्लू कलर था वो नीचे था, और जो वाटर था वो ऊपर फेस हमें अलग दिखाई दे रहा था। लेकिन आफ्टर फ्यू डेज़ क्या होगा, आपका जो पूरा का पूरा बीकर है वो खुद ब खुद किस में चेंज हो जाएगा? उसके अंदर जो भी सब्सटेंस है वो सारा का सारा सब्सटेंस, सारा का सारा सॉल्यूशन किस में चेंज हो जाएगा? ब्लू कलर के सॉल्यूशन में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन था किसका? कॉपर सल्फेट का, ये मिक्स हो गया किसके अंदर? किसके साथ मिक्स हो गया? वाटर के अंदर। क्लियर। अब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैक्सिमम वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट क्या है यहाँ पे? सॉल्यूट। और ज़्यादा अमाउंट में हम लोग क्या ले रहे हैं? वाटर। तो वाटर यहाँ पे क्या होगा? सॉल्वेंट। मतलब यहाँ पे क्या हो गया? सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मिक्सिंग। देखो वाटर का तो कोई कलर नहीं है, कलर किसका था? कॉपर सल्फेट का। तो ऑब्वियसली अगर कॉपर सल्फेट इसमें मिक्स हुआ, तभी कुछ दिनों के बाद जो सॉल्यूशन था उसका कलर सारा का सारा क्या हो गया? ब्लू कलर हो गया। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि जो कॉपर सल्फेट है, जो सॉल्यूट है, वो हमारा सॉल्वेंट में मिक्स हो गया, वाटर के साथ मिक्स हो गया। क्लियर। तो इसका मतलब क्या कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मिक्सिंग हुई। क्या आपने कोई काम किया? आपने कोई नहीं किया काम, ये खुद ब खुद मिक्सिंग हुई, मतलब अपने आप ये मिक्सिंग होगी। और ऐसी मिक्सिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग। मतलब आपने कोई एफर्ट नहीं किया, आपने सिर्फ छोड़ दिया उस बीकर को कुछ दिनों के लिए, और उसके बाद आपने क्या देखा कि ये स्पॉन्टेनियसली सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में क्या हो गए? मिक्स हो गए। अब कैसे मिक्स हुए होंगे कि कुछ जो आपके सॉल्यूट के पार्टिकल है, कॉपर सल्फेट के जो पार्टिकल हैं इस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में से, वो कहाँ पे मूव किए होंगे? सॉल्वेंट की तरफ, तभी मिक्सिंग ये हुई है। तो इसी स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न बोलते हैं। क्लियर। द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट टू फॉर्म ए होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। क्लियर। तो डिफ्यूज़न क्या है आपकी कि जब स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होती है किसकी? सॉल्यूट की और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की,
to form a homogeneous mixture. That process is called diffusion. Clear? तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ कि the spontaneous mixing of particles of the solute and the solvent to form a homogeneous mixture is called diffusion. तो डिफ्यूजन क्या है? बेसिकली स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग है किसकी? पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट टू फॉर्म ए होमोजीनियस मिक्सचर. आई होप आपको डिफ्यूजन क्लियर हो गया होगा. क्लियर? अब डिफ्यूजन के बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म जो है वो क्या है? ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस समझना बहुत ज़रूरी है. अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमें ऑस्मोसिस को समझना बहुत ज़रूरी है. ऑस्मोसिस भी एक तरह का डिफ्यूजन की तरह ही होता है, बस थोड़ा सा फ़र्क क्या है. यहाँ पे अगर आप डायग्राम देख पा रहे हो तो थोड़ा सा जो मैंने चेंज किया है वो मैंने क्या करा है. देखो डिफ्यूज़न क्या था कि बीच में कोई भी वॉल या ऐसा कुछ मेम्ब्रेन कुछ भी नहीं था, सीधा आपस में तो क्या था, उनका कॉन्टैक्ट था सॉल्यूट और जो आपका सॉल्वेंट है और जो आपका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कोई भी बीच में ऐसी कोई मेम्ब्रेन टाइप नहीं था. अगर मैं इसी बीकर में जो हमने ऊपर डिफ्यूज़न में यूज़ किया है, अगर इसी बीकर में मैं एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेंटर में डाल देता हूँ, क्या? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. अगर इसी सॉल्यूशन के सेंटर में मैं एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाल देता हूँ तो तब जो प्रोसेस होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या? ऑस्मोसिस. इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं. देखो हमने क्या करा है, अब एक बीकर लिया, बीकर के सेंटर में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाल दी. आप सबको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी पता होगी कि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है वो सिर्फ किसको अलो करती है? वो सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल को अलो करती है टू पास थ्रू इट. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल पास होते हैं, ना कि सॉल्यूट के पार्टिकल. क्लियर? तो अब मैंने थोड़ी सी कंडीशन चेंज कर दी है. मैंने एक बीकर में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाल दी और उसके एक साइड पे मैंने क्या डाल दिया? कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर सल्फेट्स का सॉल्यूशन, और दूसरी साइड मैंने क्या डाल दिया है? वाटर या डाइल्यूट कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन. क्लियर? तो हमेशा क्या होगा, देखिए एक साइड हमने क्या लिया है? कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और दूसरी साइड हमने क्या ले रखा है? वाटर या डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. क्लियर? हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ले रखी है, एक साइड हमने क्या डाल दिया? कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और दूसरी साइड हमने क्या डाला है? वाटर या डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. दोनों में से कोई भी ले सकते हो. अब देखो मेम्ब्रेन सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को या सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अलाउ करती है टू पास थ्रू इट. सॉल्यूट के पार्टिकल उसमें से पास नहीं कर सकते. क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और यहाँ पे हमारे पास वाटर है. तो क्या होगा, वाटर यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में हमने लिया था तो वाटर क्या होगा यहाँ पे? सॉल्वेंट, और कॉपर सल्फेट हमारा क्या होगा? सॉल्यूट. तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू कहाँ पे जाना स्टार्ट हो जाएंगे? इस वाले साइड. तो उससे क्या होगा, पहले हमने दोनों बराबर लिए थे. जब वाटर के मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास करके कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की तरफ जाने लग पड़ेंगे तो क्या होगा, वाटर वाले साइड जो है कि वो लेवल क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, और इस साइड लेवल जो आपका राइज करना स्टार्ट हो जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो पार्टिकल्स हैं जो सॉल्वेंट के, वो आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास करके इस तरफ जाने स्टार्ट हो गए. तो दिस इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस. हुआ क्या कि यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल पास कर रहे हैं टूवर्ड्स कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. तो इसी नेट फ्लो ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. इसी जो नेट जो फ्लो है हमारा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का टू द सॉल्यूशन. क्लियर? जो हमारा वाटर के जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है उनका जो नेट फ्लो है हमारा थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टूवर्ड्स ए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. या आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर वाटर की जगह पे हम लोग डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेते तो वाटर के, देखो जब डाइल्यूट ले रहे हैं और एक कॉन्सेंट्रेटेड ले रहे हैं तो वाटर ज़्यादा कहाँ पे होगा? डाइल्यूट वाली साइड होगा. तो ऑब्वियसली हमेशा
जो फ्लो है आपका वो कहाँ से लेके कहाँ से होता है, लोअर आपका जो मतलब सॉल्वेंट जिस साइड ज़्यादा होगा वो आपका फ्लो करेगा उस साइड जिस साइड सॉल्वेंट आपका क्या होगा, कम। क्योंकि जो आपकी मेम्ब्रेन है वो सिर्फ किसको अलो कर रही है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को अलो कर रही है। तो ज़्यादा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कहाँ होंगे, डाइल्यूट वाले सॉल्यूशन की साइड। तो वहाँ से हमेशा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कहाँ पे फ्लो करेंगे, टूवर्ड्स कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। बात समझ आई कि जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा उसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कम होंगे और डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होंगे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे। तो हमेशा फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल फिर फ्लो करके थ्रू द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की साइड चले जाएंगे, कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन वाली साइड चले जाएंगे। क्लियर। तो दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। क्लियर। नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो है किसका, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का, फ्रॉम द सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। सॉल्वेंट कहाँ पे जाएगा, सॉल्यूशन वाली साइड जाएगा। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ट्रांसफर होंगे फ्रॉम द सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड। और इसी नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्लियर। तो उसकी डेफिनेशन में यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, द नेट spontaneous flow of the solvent to the solution or from less concentrated solution to a more concentrated solution through a semi-permeable membrane is called osmosis. क्लियर। तो ऑस्मोसिस क्या होती है, बेसिकली द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन, है ना। क्योंकि एक साइड अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि इस साइड हमने वाटर ले रखा है और इस साइड हमने क्या ले रखा है, कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले रखा है, तो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन सिर्फ किसको अलाउ करती है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को। क्लियर। तो वाटर के मॉलिक्यूल कहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे, फिर इस साइड की तरफ फ्लो करेंगे। और अगर हम लोगों ने डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले रखा है यहाँ पे और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड ले रखा है, तो डाइल्यूट्स वाली साइड वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे और वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट, और कॉपर सल्फेट क्या है, सॉल्यूट है। तो सेमी परमेएबल सिर्फ किसको अलाउ करती है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को। तो तब भी वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से फ्लो करेंगे किसकी तरफ, कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की तरफ। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। मतलब बेसिकली है ये भी एक तरह की डिफ्यूज़न ही है, मिक्सिंग ही है। डिफ्यूज़न बेसिकली क्या है, मिक्सिंग की, मिक्सिंग हो रही है ये भी एक स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ही है। फ़र्क क्या है कि जब हम डिफ्यूज़न की बात करते हैं तो कोई भी बीच में मेम्ब्रेन नहीं होती है। अगर वही डिफ्यूज़न को हम लोग एक मेम्ब्रेन की प्रोसेस में करा देते हैं तो वो क्या हो जाती है, ऑस्मोसिस हो जाती है। क्लियर। तो द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। सॉल्वेंट किसकी तरफ फ्लो कर रहा है, सॉल्यूशन की तरफ फ्लो कर रहा है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्लियर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ऑस्मोसिस भी। देखो अभी हमने डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। देखिए हमने ऑस्मोसिस में क्या पढ़ा कि फ्लो होता है किसका, नेट फ्लो होता है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का टूवर्ड्स कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, है ना। जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं वो थ्रू द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन कहाँ पे मूव करते हैं, सॉल्यूशन वाली साइड मूव करते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्लियर। और अब हमारे पास कंडीशन ये है कि अगर हम ये चाहते हैं कि अगर हम ये चाहते हैं कि हम उन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के फ़्लो को रोक दें, मतलब अगर हम ऐसा चाहते हैं कि हम लोग जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल फ्लो कर रहे हैं सॉल्यूशन वाली साइड, जो स्पॉन्टेनियस फ्लो हो रहा है, हम उस फ्लो को रोकना चाहते हैं। तो उस फ्लो को रोकने के लिए जो प्रेशर हम लोग अप्लाई करते हैं,
क्लियर, सॉल्यूशन के ऊपर क्या कि उस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टूवर्ड द सॉल्यूशन, अगर हम उस फ्लो को रोकना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग सॉल्यूशन के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करते हैं। क्लियर, और उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली क्या है कि वो मिनिमम प्रेशर कि जिसको अप्लाई करने से हमारा मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टूवर्ड सॉल्यूशन रुक जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब वो मिनिमम प्रेशर दैट हैज़ टू बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन सो एज टू prevent the entry of solvent molecules into the solution through the semi permeable membrane is called ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब वो मिनिमम प्रेशर जो हम अप्लाई करते हैं किसके ऊपर, सॉल्यूशन के ऊपर, ताकि सॉल्यूशन के अंदर फर्दर एंट्री जो है किसकी, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की रुक जाए, उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, कि वो मिनिमम प्रेशर जो हम लोग अप्लाई करते हैं किसके ऊपर, किसी सॉल्यूशन के ऊपर, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इनटू द सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर, तो दिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम बना रखी है। अगर आप ध्यान से डायग्राम देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा पूरा कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। देखिए, इस जो हमारा ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखे है, इसके मैंने 2 कंपार्टमेंट बनाए हैं, ठीक है। और उस बीकर को 2 कंपार्टमेंट मैंने कैसे बनाया है, मैंने बीकर को डिवाइड कर दिया है किससे, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। एक साइड मैंने क्या डाल दिया हुआ यहाँ पे, ये मेरा आ गया क्या, सॉल्वेंट, वाटर के मॉलिक्यूल। क्लियर, और यहाँ पे मैंने क्या डाला है, कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन, कोई भी कॉपर सल्फेट का ही ले लीजिए, ये कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, और ये क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट आप कह सकते हैं। तो अभी हमने ऑस्मोसिस में क्या पढ़ा कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मूव करते हैं कहाँ पे, सॉल्यूशन वाली साइड। तो ऑब्वियसली यहाँ से भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मूव करेंगे कहाँ पे, सॉल्यूशन वाली साइड। तो जब यहाँ से पार्टिकल इस साइड मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये जो लेवल L है, जो मैंने यहाँ पे लेवल N बनाया है इस नैरो ट्यूब में, तो ये लेवल जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। ऑब्वियसली है ना कि जब यहाँ से पार्टिकल मूव करेंगे इस साइड, तो यहाँ पे लेवल क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर, तो अब जैसे ही यहाँ पे लेवल कम होना स्टार्ट हुआ, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मॉलिक्यूल यहाँ ना जाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे जो इसका ओपनिंग है इस वाले कंपार्टमेंट की, वहाँ पे मैंने एक पिस्टन लगा रखा है। ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है जो ऊपर नीचे मूव कर सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, देन मैं यहाँ से पिस्टन के साथ कुछ प्रेशर अप्लाई करूँगा, जिससे क्या होगा, इस जो लेवल है इस ट्यूब का, वो वापस से कहाँ पे आ जाएगा, L पे। मतलब जब मैंने ये पिस्टन नहीं लगाया है तो लेवल नीचे की तरफ आ रहा है। अब मैंने क्या करा, इस पिस्टन के साथ प्रेशर अप्लाई करा, और थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि लेवल वापस कहाँ पे आ गया, L पे आ गया। तो मतलब मुझे वो कितना मिनिमम प्रेशर अप्लाई करना पड़ा ताकि ये जो लेवल है यहाँ पे वाटर का वो मेंटेन रहे, उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। क्लियर हुई बात, कि यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ जा रहे थे जब प्रेशर अप्लाई नहीं हुआ था, तो लेवल मेरे पास क्या था, L। अब मैंने क्या करा, जब यहाँ पे लेवल कम होना स्टार्ट करा, तो मैंने यहाँ पे पिस्टन के साथ कुछ प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट करा, और मैंने तब तक प्रेशर अप्लाई करा जब तक लेवल वापस से कहाँ पे नहीं आ गया, L पे नहीं आ जाता, तब तक मैं प्रेशर अप्लाई करूँगा। तो वो प्रेशर जो मुझे अप्लाई करना पड़ा वापस से लेवल को कहाँ पे लाने के लिए, L पे लाने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर लेवल वापस से L पे आ गया तो इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की एंट्री है सॉल्यूशन के अंदर वो क्या हो गई है, रुक गई है, तभी प्रेशर नीचे नहीं आ रहा। क्योंकि अगर एंट्री सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की यहाँ पे हो रही होती तो ये लेवल कहाँ पे आ जाता, नीचे की तरफ नीचे की तरफ फॉल होना स्टार्ट हो जाता। तो इसका मतलब क्या है कि ये लेवल फॉल नहीं कर रहा, तो मतलब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यहाँ पे एंटर नहीं कर रहे हैं। तो वो प्रेशर जो मैंने अप्लाई करा, और जिस प्रेशर को अप्लाई करने के बाद जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की एंट्री जो है रुक गई टूवर्ड्स द सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, द मिनिमम excess pressure that has to be applied on the solution
to prevent the entry of the solvent into the solution through semi permeable membrane is called the osmotic प्रेशर। क्लियर कि वो मिनिमम कितना प्रेशर हमें लगाना पड़ा टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इनटू द सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। आई होप आपको ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्लियर हो गया होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखो डिफ्यूज़न हमने पढ़ा, ऑस्मोटिक प्रेशर हमने पढ़ा। अब हम जो अगली टर्म पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो ये तो हमने एक थ्योरेटिकली हमने बोल दिया कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली कैसे मेज़र करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, इसके लिए हमारे पास डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स हैं। ठीक है, और उसमें से एक एक्सपेरिमेंट जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं जिससे हम लोग एक्सपेरिमेंटली ऑस्मोटिक प्रेशर को मेज़र कर सकते हैं, वो कौन सा मेथड है, बर्कले एंड हार्टले मेथड। क्या, बर्कले एंड हार्टले मेथड। बर्कले एंड हार्टले मेथड क्या है, बेसिकली ये हमें एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट देता है किसकी, ऑस्मोटिक प्रेशर की। हम लोग एक्सपेरिमेंटली ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो बर्कले एंड हार्टले मेथड से हम लोग एक्सपेरिमेंटली इसको फाइंड आउट करना सीखेंगे। बहुत आसान सा ये एक एक्सपेरिमेंट है, मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि हमने क्या क्या यूज़ कर रखा है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये सेंटर में है जो है, ये हमारे पास क्या है, एक पोरस ट्यूब है। क्लियर। ये हमारे पास क्या है, एक पोरस ट्यूब है। पोरस मतलब जिसमें छोटे छोटे पोर्स होंगे। और ये ट्यूब जो पोरस ट्यूब है, इसके जो ये साइड पे आप देख पा रहे हो, ये डॉटेड जो आप देख पा रहे हो, ये दिस इज़ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। मतलब ये जो हमारी पोरस जो ट्यूब है ये किससे बनी हुई है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से। क्लियर। क्लियर। ये जो हमारी पोरस ट्यूब है ये किससे बनी है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। और जो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो किसकी है, कॉपर फेरोसाइनाइड की। क्लियर। जो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो किसकी है, कॉपर फेरोसाइनाइड की। क्लियर। ध्यान से देखिए इस आप पूरी डायग्राम को। यहाँ पे ये डायग्राम किस किस से बनी है, एक हमारा यहाँ पे सेंटर में क्या है, एक पोरस ट्यूब है जो किससे बनी है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से। और वो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन क्या है, कॉपर फेरोसाइनाइड की है। क्लियर। ओके। अब ये जो हमारी पोरस मेम्ब्रेन है, दिस इज़ फिटेड इनटू ए वेसल। इस पोरस मेम्ब्रेन को हमने एक वेसल में फिट किया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो तो इस पोरस मेम्ब्रेन को हमने एक वेसल में फिट किया, और इस वेसल को हम लोग क्या बोलते हैं, गन मेटल वेसल। क्या बोलते हैं इसको, गन मेटल वेसल बोलते हैं। क्लियर। और इसके अंदर हमने इस पोरस ट्यूब को फिट किया है, और इस पोरस ट्यूब के अंदर जो हमने डाला है वो क्या डाला हुआ है, सॉल्वेंट डाला है। क्लियर। इस पोरस ट्यूब के अंदर हमने क्या डाला हुआ है, सॉल्वेंट। और ये जो गन मेटल का वेसल है इसके अंदर क्या पड़ा है, हमारा सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। क्लियर। और इस गन मेटल वेसल की एक ऊपर की तरफ ओपनिंग है जिसके ऊपर हमने क्या लगा रखा है, पिस्टन लगा रखा है। क्या लगाया है हमने, पिस्टन एक लगा रखा है। आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो यहाँ पे क्या लगा है, एक पिस्टन। और साथ में हमने एक प्रेशर गॉज भी लगा रखा है। प्रेशर गॉज किसके लिए लगा रखा है, प्रेशर को मेज़र करने के लिए। क्लियर। तो क्या क्या है इसमें, एक पोरस ट्यूब है दैट कंटेन्स सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। और वो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन किससे बनी है, कॉपर फेरोसाइनाइड से बनी हुई है। क्लियर। और इस पोरस ट्यूब को हमने फिट किया है किसमें, एक गन मेटल के वेसल में फिट कर रखा है। और गन मेटल के कंपार्टमेंट्स में क्या पड़ा हुआ है, सॉल्यूशन। और पोरस ट्यूब के अंदर हमने क्या डाला हुआ है, सॉल्वेंट। और अगर आप और ध्यान से देखो यहाँ पे, तो जो हमारे पास पोरस ट्यूब है उसको हमने फिट किया हुआ है दो ट्यूब्स के साथ। ठीक है। एक ट्यूब्स में अगर आप देख पा रहे हो, ये टी सिंबल किसके लिए, ट्यूब के लिए। और यहाँ पे जो हमने लेवल रखा है जो सॉल्वेंट का वो क्या है, एम। एम हमारा वो लेवल है जहाँ तक इस ट्यूब में हमारा क्या फिल हुआ है, सॉल्वेंट फिल हुआ है। और यहाँ पे हमने एक रिजर्वायर लगा रखा है ऊपर। क्लियर। ध्यान से देख पा रहे हो, तो यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, एक रिजर्वायर लगा रखा है जहाँ से हम लोग क्या डाल सकते हैं, फर्दर और सॉल्वेंट हम लोग ऐड
कर सकते हैं। क्लियर। तो जब प्रेशर ऊपर ज़ीरो होगा, हमने बिल्कुल प्रेशर अप्लाई नहीं किया होगा, तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स हैं। तो यहाँ से सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूल हैं वो क्रॉस होकर किस साइड जाएंगे, सॉल्यूशन वाली साइड जाएंगे, ऑस्मोसिस होगी वहाँ पे, है ना। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के एक साइड पे क्या है, सॉल्यूशन, और बीच में क्या है, यहाँ पे ट्यूब के अंदर सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कहाँ पे फ्लो करेंगे, यहाँ पे फ्लो करेंगे सॉल्यूशन वाली साइड। लेकिन हमें क्या करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, वो प्रेशर जो सॉल्वेंट की एंट्री को रेस्ट्रिक्ट कर देता है टूवर्ड्स द सॉल्यूशन। क्लियर। तो यहाँ पे लेवल m होगा। अगर मैं मान के चलता हूँ कि स्टार्टिंग में प्रेशर हमारा 0 है, तो क्या होगा, यहाँ से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे सॉल्यूशन वाले कंपार्टमेंट में। तो यहाँ से लेवल राइज करना स्टार्ट हो जाएगा, लेवल m से नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। और जैसे ही यहाँ पे लेवल स्टार्ट हुआ, तो हमने क्या करना है, एंट्री को रोकना है। तो मैंने वापस से यहाँ पे क्या करा, प्रेशर को अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही यहाँ से मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, तो तब तक मैं प्रेशर अप्लाई करूँगा जब तक लेवल वापस कहाँ पे ना चला जाए, एम पे ना चला जाए। क्लियर। जब जैसे ही लेवल वापस एम पे चला जाएगा, तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की एंट्री है कहाँ पे, सॉल्यूशन वाली साइड, वो प्रिवेंट हो गई, वो एंट्री रुक गई। और जिस प्रेशर पे वो एंट्री रुकेगी, उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। देखिए हम लोग बड़े आसान से समझ रहे हैं, बड़े आसान तरीके से समझ रहे हैं, हम लोग कोई बड़ी बड़ी टर्म्स यूज़ नहीं कर रहे, बड़े आराम से समझ रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को। कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सिंपल हमने क्या करना है, वो प्रेशर अप्लाई करना है जिससे क्या हो जाएगी, हमारी एंट्री रुक जाएगी किसकी, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की टूवर्ड्स द सॉल्यूशन, है ना। टूवर्ड्स द सॉल्यूशन हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की एंट्री रुक जाएगी, है ना। अगर मैंने स्टार्टिंग में 0 प्रेशर अप्लाई किया तो यहाँ से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन वाली साइड जाएंगे। क्लियर। अब जैसे ही मैं यहाँ से प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट करूँगा, देखो जब भी यहाँ से मॉलिक्यूल यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ेगा ना, तो वॉल्यूम को एक्सपैंड करना चाहिए। तो वो वॉल्यूम एक्सपैंड तभी कर सकते हैं अगर स्पेस अवेलेबल होगी। ऊपर से जब हम पिस्टन लगा देंगे, प्रेशर अप्लाई कर देंगे, तो स्पेस नहीं होगी एक्सपैंड करने के लिए। तो जब स्पेस ही नहीं होगी, तो यहाँ से मॉलिक्यूल इस साइड जा नहीं पाएंगे ना। अगर आपके मन में डाउट है कि कैसे एंट्री रुक रही है, तो जब यहाँ से कोई चीज़ यहाँ जाएगी, तो यहाँ भी तो एरिया चाहिए ना उसको अकोमोडेट करने के लिए, उसको रखने के लिए जगह भी तो चाहिए ना। तो अगर तो ऊपर पिस्टन नहीं होगा, फिर तो ये फैलती जाएगी, ऊपर की तरफ चलती जाएगी। लेकिन जब हमने ऊपर पिस्टन लगा दिया, प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो अब जगह नहीं है वहाँ पे। तो जब जगह ही नहीं है, तो कोई चीज़ यहाँ से यहाँ कैसे जा सकती है। क्लियर। तो जैसे हम प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, तो जो यहाँ से कुछ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यहाँ चले गए होंगे, वो वापस से यहाँ पे आ जाएंगे, और लेवल वापस कहाँ पे स्टैंड कर जाएगा, एम पे स्टैंड कर जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट आपका वर्क करता है। अब जब हमने प्रेशर नहीं अप्लाई करा था, तो लेवल नीचे आने लग पड़ा। फिर हमने जब प्रेशर अप्लाई करा, और तब तक करते रहे जब तक लेवल कहाँ पे नहीं आ गया, एम पे नहीं आ गया। जैसे ही लेवल एम पे आया, तो हमें क्या पता चल जाएगा कि भाई इसकी एंट्री सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की अब रुक गई है टूवर्ड्स द सॉल्यूशन। तो जिस प्रेशर पे वो एंट्री रुकेगी, उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। और वो प्रेशर कितना होगा, वो कहाँ से हम लोग नोट करेंगे, इस प्रेशर गॉज से हम लोग उस प्रेशर को नोट कर लेंगे। ये जो प्रेशर गॉज लगाया है, ये हमें वैल्यू बता देगा उस प्रेशर की, जिस प्रेशर पे हमारी एंट्री रुक गई किसकी, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की टूवर्ड्स द सॉल्यूशन। तो दिस इज़ हाउ बार्कले एंड हार्टले मेथड वर्क्स। फिर से बता देता हूँ, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से प्रेशर अप्लाई करते हैं, और जिस प्रेशर पे एंट्री रुक जाती है वो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, और उस प्रेशर को हम लोग नोट कर लेते हैं इस प्रेशर गॉज से, और आपको पता चल जाता है कि भाई कितना प्रेशर आपका लगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या है प्रेशर की, कितना प्रेशर आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई, या कितना प्रेशर आपका लगा किसी सॉल्वेंट की एंट्री को रोकने के लिए टूवर्ड्स सॉल्यूशन। क्लियर। तो दिस इज़ एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये मेथड बेसिकली वर्क किस बात पे करता है, मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ कि दिस मेथड, बड़ा आसान सा ही मेथड है, दिस मेथड इज़ बेस्ड अपॉन this method is based upon applying pressure on the solution which is just sufficient to prevent, which is just sufficient to prevent the entry of the solvent into the solution, entry of the solvent into the solution through the semi
परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर। तो ये प्रिंसिपल किस पे वर्क करता है, ये हमारा एक्सपेरिमेंट किस पे वर्क करता है। सिंपल सा इसका आपका एक जिस बेसिस क्या है कि ये कितना प्रेशर हमें अप्लाई करना पड़ेगा जो सफिशेंट होगा किसके लिए, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब किस बात पे वर्क करता है कि कितना प्रेशर है दैट इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट, इस बात पे ये प्रिंसिपल आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो वर्क करता है। तो बड़ा सिंपल सा बेसिस है इस एक्सपेरिमेंट का। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, हम लोग एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। कि ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, ये हमारे पास अब नेक्स्ट चीज़ है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो हमारा है उसको हम लोग पाई के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग किसके साथ डिनोट करते हैं, पाई के साथ। पाई के साथ हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इट इज़ फाउंड दैट कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कॉन्सेंट्रेशन के एंड टेम्परेचर के। क्लियर। इट इज़ एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट it is found that osmotic pressure is directly proportional to concentration of the solution and its temperature। मैं आपको समझाता हूँ कि ऑस्मोटिक प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा। सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर की। देखिए टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है कि वो प्रेशर जो हमें अप्लाई करना पड़ेगा सॉल्वेंट की एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए। तो देखिए अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो जो सॉल्यूशन है या जो आपके सॉल्वेंट हैं उनके पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होगी ना, उनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। जब उनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी तो वो ट्राई करेंगे एक्सपैंड करने के लिए, क्योंकि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है एनर्जी ज़्यादा होता है तो उनके पास मूवमेंट ज़्यादा होगी, जिससे वो जो है वो पिस्टन की तरफ, जिस पिस्टन से आप लोग प्रेशर लगा रहे हो उसके ऊपर खुद वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। जब पार्टिकल्स का मूवमेंट ज़्यादा होता है तो इंटरनल प्रेशर जो सॉल्यूशन के अंदर का प्रेशर है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो बाहर से हमें और ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा ताकि हम लोग क्या कर सकें, उसकी एंट्री को रोक सकें। बिकॉज टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के पास एनर्जी ज़्यादा होगी तो उनके मूवमेंट होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो हमें फिर बाहर से जो प्रेशर है एक्सटर्नल वो और ज़्यादा लगाना पड़ेगा। क्लियर। और कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होता है, देखिए जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी आपके सॉल्यूशन की, मतलब उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल उतने ज़्यादा हैं और सॉल्वेंट के पार्टिकल उतने कम हैं। तो जितने कम हैं सॉल्यूट के पार्टिकल तो सॉल्वेंट से फिर फ्लो करने की टेंडेंसी क्या होती है, उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसके अंदर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के अंदर बहुत कम है। तो फिर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल फ्रॉम द सॉल्वेंट साइड या डाइल्यूट सॉल्यूशन वाली साइड से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के फ्लो करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, ज़्यादा होती है। बिकॉज हमेशा फ्लो कहाँ से होता है, जहाँ पे कोई चीज़ हाई होती है और जहाँ पे कोई चीज़ लो होती है। हमेशा हाई वाली साइड से हम लोग कहाँ पे जाते हैं, लो वाली साइड्स पे। तो अगर सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वहाँ पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कम होंगे। तो ऑब्वियसली सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल का फ्लो जो है वो और ज़्यादा तेज़ी से वहाँ पे उसकी साइड जाएगा। तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा ताकि हम लोग उस फ्लो को वहाँ पे रोक सकें। क्लियर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन और टेम्परेचर की। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा हमें प्रेशर लगाना पड़ेगा ताकि हमारा जो फ्लो है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का वो रुक जाए, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा हमें ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ेगा या प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा ताकि उसका जो फ्लो है वो रुक जाए। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर। तो कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग C से डिनोट करते हैं और टेम्परेचर को T से। तो इसका मतलब क्या कि पाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C एंड पाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। पाई C के प्रोपोर्शनल भी है और T के प्रोपोर्शनल भी है। क्लियर। तो इट इम्प्लाइज पाई फिर क्या हो जाएगा,
पाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C इंटू टी, मतलब दोनों के ही पाई क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो पाई किसके बराबर आ जाएगा, एक कोई कांस्टेंट आ जाएगा, और वो कांस्टेंट क्या होता है, आर इंटू सी इंटू टी। तो पाई हमारा किसके बराबर आ गया, आर इंटू सी इंटू टी के बराबर। इट एम्प्लाइज पाई इज इक्वल टू सी आर टी। क्लियर। तो आर हमारा क्या है, कांस्टेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैस कांस्टेंट। क्लियर। आर हमारा क्या है, गैस कांस्टेंट। क्लियर। या ऐसे कह सकते हैं कि आर हमारा एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, गैस कांस्टेंट के बराबर होती है। क्लियर। अच्छा, अब कंसंट्रेशन हमारी जो है वो किसके बराबर होती है, वी नो दैट कंसंट्रेशन हमारी किसके बराबर होती है, C इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कॉन्सेंट्रेशन हमारी किसके बराबर होती है कि टोटल जो आपके वॉल्यूम है, कॉन्सेंट्रेशन क्या है कि जो टोटल आपके सॉल्यूशन की वॉल्यूम है उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स पड़े हैं किसके, सॉल्यूट के, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में पढ़ा हुआ है ना। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है कि आपके एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स पड़े हैं किसके, सॉल्यूट के, दिस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर। तो C किसके बराबर आ जाएगा, N अपॉन V के बराबर। क्लियर। वेयर N इज़ व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एंड V इज़ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर। तो यहाँ से देयरफॉर पाई फिर किसके बराबर आ जाएगा, C की जगह N अपॉन V पुट कर दो, R T, तो V को यहाँ ले जाओ, इट इम्प्लाइज पाई V इज इक्वल टू N R T। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया किसके लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, और ये भी आपका एक्सप्रेशन है किसके लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, और ये भी। क्लियर। और V को आप इधर ले जाओगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पाई V इज इक्वल टू NRT। और इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट हॉफ इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, वेंट हॉफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये क्या है आपका, वेंट हॉफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया किसका, ऑस्मोटिक प्रेशर का। आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन में क्या इन्वॉल्व है, आपका नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व है। क्लियर। और हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सबस्टेंस। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जितना ज़्यादा, अभी हमने ऊपर बात की थी कि जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी उतना ही क्या होगा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कॉन्सेंट्रेशन किससे बढ़ेगी, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे एक पर यूनिट वॉल्यूम में, उतनी ही ज़्यादा सॉल्यूशन की क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन होगी। राइट। तो मतलब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि द ऑस्मोटिक प्रेशर, क्लियरली हमें दिख रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, क्लियरली हमें दिख रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर depends upon osmotic pressure depends upon number of moles of solute, number of moles of solute per liter of the solution. Hence it is कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या है आपकी, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर। एंड इट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर। क्लियर दिख रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, हैंस इट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस बात पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं। क्लियर। अब जैसा कि हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करके क्या करते हैं, मोलर मास को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला निकालते हैं। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर्स को के फॉर्मूले को भी यूज़ करके हम लोग क्या निकालेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को फाइंड आउट करेंगे कि क्या ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अगला हमारा छोटा सा टॉपिक क्या है,
determination of molar mass of solute from osmotic pressure। क्लियर। तो मोलर मास कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से, वो देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू वेंट हॉफ इक्वेशन जो अभी हमने फाइंड की, अकॉर्डिंग टू वेंट हॉफ इक्वेशन, पाई हमारा किसके बराबर है, CRT के बराबर। जो इंटर्न हमारा किसके बराबर था, पाई हमारा CRT के बराबर है। क्लियर। तो लेकिन हमें पता है कि C किसके बराबर होता है, N/V के बराबर। तो इट इम्प्लाइज पाई किसके बराबर आया फिर, N/V RT के बराबर। इट इम्प्लाइज फिर पाई भी हमारा किसके बराबर आया था, NRT के बराबर। क्लियर। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता है कि N किसके बराबर होता है, वी नो दैट। हमें पता है N किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ मोल निकालने हो तो आप कैसे निकाल सकते हो, जो भी गिवन मास है सॉल्यूट का उसको डिवाइड कर दो किसके साथ, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। MB आपका क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर। और WB आपका क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। तो आपका क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल। गिवन मास अपॉन मोलर मास से क्या निकल जाता है आपका, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास के बराबर। तो इट इम्प्लाइज यहाँ पे N की वैल्यू पुट कर दो, पाई V हमारा किसके बराबर हो जाएगा, WB अपॉन MB के बराबर, एंड इनटू RT। N की जगह हमने पुट कर दी वैल्यू WB अपॉन MB। क्लियर। तो MB को यहाँ ले आते हैं और पाई B को यहाँ ले आओ, तो ये किसके बराबर, WB RT अपॉन पाई V। तो ये हमारा आ गया क्या, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर हो जाएगा फिर, MB इंटू WB अपॉन पाई V RT। इसके बराबर आपका आ जाएगा क्या, मोलर मास। तो कुछ नहीं किया हमने वेंट ऑफ इक्वेशन यूज़ की, पाई किसके बराबर था, CRT के बराबर। देन हमने क्या बोला कि C हमारी किसके बराबर होती है, N/V के बराबर। देन फिर पाई किसके बराबर हो गया, N/V RT के बराबर, और पाई भी किसके बराबर, NRT के बराबर। अब हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो वही फॉर्मूला हमने यूज़ करा और यहाँ पे हमने पुट कर दिया। क्लियर। तो N की जगह हमने क्या लिख दिया, WB अपॉन MB। तो यहाँ से MB हम यहाँ लेके गए और इसको उठा के यहाँ ले आए, तो आपका क्या निकल गया, मोलर मास। तो इस तरीके से आप लोग फ्रॉम दिस इक्वेशन we can find molar mass of solute। clear। we can find molar mass of solute। तो this is your today's टॉपिक। क्लियर। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस करा, डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर और एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर की। एंड देन हमने ये देखा कि हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज़ करके मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज़ share and subscribe my channel। thank you very much।